Hello friends, I am Dr. Shweta Agrawal. Here we will discuss what is health education, meaning of health education, characteristics of health education, types of health education. प्रेजेंट सिचुएशन इतनी हैक्टिक हो गई है, हम लोग अपनी डेली लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि हम अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ बिगड़ती जा रही है, हमारी इम्यूनिटी लो होती जा रही है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक्चुअली एक टीचर के लिए, पेरेंट्स के लिए हेल्थ एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि वो अपने स्टूडेंट को, अपने चाइल्ड को हेल्थ एजुकेशन दे सके और उनकी हेल्थ की केयर कर सके, उनकी हेल्थ को, उसके हेल्थ के स्टेटस को इम्प्रूव कर सके। तो हम देखते हैं कि हेल्थ एजुकेशन एक्चुअली क्या है। चलिए देखते हैं। हेल्थ 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 में एक्चुअली क्या इंक्लूड होता है? हेल्थ में इंक्लूड होता है उस पर्सन की फिजिकल कंडीशन, उसकी मेंटल कंडीशन, उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन जैसे नॉर्मली आप लोग कहते हो कि किसी को फीवर आ गया या किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो आजकल उसकी फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं है, वो फिजिकली फिट नहीं है किसी भी वर्क को करने के लिए, ठीक है। तो वो हो गई उसकी फिजिकल हेल्थ, यानी कि वो फिजिकली कितना फिट है, उसकी बॉडी कितने वर्क को कितनी एफिशिएंसी के साथ कर सकती है। अब आ गई मेंटल हेल्थ। फिजिकली तो फिट है, उसके कोई चोट नहीं लगी है, उसकी कोई बॉडी टेम्परेचर में, बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें कोई अंतर नहीं हुआ है इस टाइप का, जो कि उसकी फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट डाल रहा हो। लेकिन हाँ, वो आजकल मेंटली डिस्टर्ब है। उसका मन, जिसे हम मन नॉर्मली मन कह देते हैं, उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, अटेंशन पे नहीं कर पा रहा, यानी कि उसकी मेंटल कंडीशन जो है वो फिजिकली, वो एक्चुअली सही नहीं है। तो ये भी एक मेंटल हेल्थ का सिंबल है। हेल्थ में केवल फिजिकल हेल्थ नहीं देखी जाती कि आपकी बॉडी कितनी फिट है, आप कितने एक्टिव हो, कितनी एक्टिवली किसी काम को कर पा रहे हो फिजिकली, नहीं, मेंटली भी साथ में देखा जाता है कि मेंटली आप कितने फिट हो, मेंटली कितनी पॉजिटिविटी आपके अंदर। कई लोग होते हैं ना कि आप कोई भी बात करो उसमें हर चीज़ में नेगेटिव सेंस को लेके जाते हैं। नेगेटिव सेंस का आना, नेगेटिव थिंकिंग का आना, ये भी एक सिंबल है कि उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है। अब ये एक जो नीचे लिखा हुआ है साइकोलॉजिकल हेल्थ, आप लोगों ने फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ तो सुना होगा, ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है। ये साइकोलॉजिकल कंडीशन एक्चुअली क्या है? एक्चुअली साइकोलॉजिकल फैक्टर्स या साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स होते हैं बहुत सारे। तो अलग अलग टाइप के साइकोलॉजिकल वेरिएबल होते हैं, जैसे नॉर्मली आप लोग यूज़ करते हैं इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, वैल्यूज़, इंटरेस्ट, है ना। ये सब क्या है? दीज ऑल आर साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स। तो इस साइकोलॉजिकल वेरिएबल से रिलेटेड जो उस पर्सन की कंडीशन होगी, ये साइकोलॉजिकल वेरिएबल जिस कंडीशन में उस व्यक्ति, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर विद्यमान होंगे, वही उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन होगी, ठीक है। यदि किसी में वैल्यूज़ बहुत कम है तो उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन अच्छी नहीं है। और कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिस्टिक है, उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, तो आज की सिचुएशन में कभी कभी हम कह देते हैं ना कि ये भी थोड़ा हेल्दी नहीं है ना, इसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन थोड़ी गड़बड़ है। कभी कभी सिचुएशन में यदि हम एक पुरानी भी एक कई कहावतें और कहानियाँ हैं कि यदि किसी भी व्यक्ति की जान बच रही है तो सच बोलने से अच्छा है कि हम झूठ बोल दें। तो यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ ये नहीं कहती कि यदि किसी की जान बच रही है तो वो क्या कह रही है, वैल्यू वो कह रही है कि थोड़ी सी चेंज होके उस झूठ को बोल दे। जैसे एक बार बोला गया था महाभारत में, किसने? युधिष्ठिर ने बोला था, अश्वत्थामा नहीं रहा। अश्वत्थामा किसकी बात कर रही थी? उसने अश्वत्थामा उस उनके बच्चे की बात नहीं करी थी, उसने बात करी थी हाथी नहीं रहा, है ना। तो बोला तो उन्होंने सच था उनकी तरफ से, लेकिन सामने वाले ने अपने अकॉर्डिंग समझ लिया, तो उन्होंने ये सच भी कन्वर्ट करके इस तरीके से बोला कि वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी की जान बचा सके या अपने काम को सिद्ध कर सके।
ठीक है। तो साइकोलॉजिकल कंडीशन भी, साइकोलॉजिकल वैल्यूज़ और एटीट्यूड, इंटेलिजेंस, ये भी यदि व्यक्ति के कंट्रोल में है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, उस पर्सन के लिए फेवरेबल है, तब हम कहेंगे वो हेल्थी है। तो यानी कि हेल्थ में क्या क्या आ गया, उसकी फिजिकल कंडीशन की, उसकी बॉडी कैसी है, उसकी बॉडी सही वर्क कर पा रही है या नहीं, उसकी मेंटल कंडीशन कैसी है, वो कैसी सोचता है, हर समय नेगेटिव थिंकिंग करता है या पॉजिटिव थिंकिंग करता है, वो इनोवेटिव है, क्रिएटिव है, ये सब मेंटल हेल्थ की ही, मेंटल कंडीशन के ही रिजल्ट है। और उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन कि उसकी इंटेलिजेंस कैसी है, वो अपनी पर्सनालिटी कैसी है, अलग अलग सिचुएशन में किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करता है, यही तो है पर्सनालिटी। तो ये सब क्या है, ये हो गई उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन। तो एक व्यक्ति की, एक पर्सन की जब फिजिकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन, साइकोलॉजिकल कंडीशन मर्ज हो जाती है, वो इन सब कंडीशन में फिट होता है, तब हम कहेंगे वो एक पर्सन है। व्हाट इज हेल्थ, यही थोड़ा सा मीनिंग हमने समझा था, आगे समझते हैं। हेल्थ इज अ कॉमन थीम इज मोस्ट कल्चर। इन सम कल्चर हेल्थ एंड हार्मनी आर कंसिडर इक्वलेंट। हेल्थ और हार्मनी दोनों को एक साथ लेते हैं। अब हेल्थ क्या है, एब्सेंस ऑफ डिजीज, ठीक है। और हार्मनी क्या है, जब हम कोई भी व्यक्ति एक शांतिपूर्ण फील करता है, जब उसके अंदर पॉजिटिविटी होती है तो वो शांतिपूर्ण फील करता है, उसे हम एक तरीके की हार्मनी कहते हैं। तो एक तरीके से इन्होंने जो हेल्थ ली है, एब्सेंस ऑफ डिजीज़, ये हो गई फिजिकल हेल्थ, और हार्मनी हो गई हमारी मेंटल हेल्थ। और यही हार्मनी और ये फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ मिलकर सोशल हेल्थ बनाती हैं, और यही कंप्लीट हेल्थ। मीनिंग ऑफ हेल्थ में कुछ नेगेटिव मैनर है, वो क्या है, हेल्थ एंड वेलबींग कैन बी डिस्क्राइब एज द एब्सेंस ऑफ फिजिकल इलनेस, डिजीज एंड मेंटल डिस्ट्रेस। ओके, मीनिंग ऑफ डिजीज इज विदाउट इज आइदर अ फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिसफंक्शंस। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया कि एक हेल्थ और वेलबींग से मीनिंग क्या है। एक हेल्थ वेलबींग का नॉर्मली हम फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को जोड़कर मीनिंग निकालते हैं। फिजिकल हेल्थ का मीनिंग है कि जब किसी भी पर्सन वो फिजिकली बीमार नहीं है, उसकी बॉडी में कोई इस तरीके की एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो रही कि जिसका इफेक्ट उसकी बॉडी पर पड़ रहा है, तो वो फिजिकली फिट है, तो फिजिकली हेल्थी है। ठीक है, अब मेंटल हेल्थी यानी कि मेंटल हेल्थ का मीनिंग कि उसको टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, तो वो मेंटली हेल्थी है। तो इन सब को जब कंबाइन कर दिया जाता है तब हम क्या कहते हैं, एक हेल्थ बन गई। अब एक्चुअली डिजीज ना होने वाली कंडीशन ये जो ऊपर ले ली ना, तो वो क्या है, डिजीज कब बनती है, डिजीज बनती है जब कोई भी व्यक्ति फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग हो रही है। फिजियोलॉजिकल, ये बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है ना, उनको फिजियोलॉजी से रिलेटेड लेते हैं। जैसे डॉक्टर जो पढ़ते हैं वो सब क्या है, वो फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं कि अंदर क्या बॉडी में रिएक्शन होती है, हम डाइजेस्ट कैसा होता है खाना, कैसे ब्लड फंक्शन करता है, कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम फंक्शन करता है, कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, तब उसमें क्या एक्टिविटी जनरेट हो जाती है, जब कोई सेंसेशन आया तो एकदम से हम कैसे रिएक्ट कर पाते हैं। तो ये सब क्या है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। और जब फिजियोलॉजिकल फंक्शन कहीं भी गड़बड़ होते हैं तो डिसफंक्शनिंग यानी कि कोई डिजीज़ है ना। डिजीज़ का मतलब खांसी जुकाम बुखार ही नहीं है, डिजीज़ का मतलब है फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग। जैसे आप मेंटली रिटार्डेड बच्चों को देखो, या और बिल्कुल हाँ मेंटली रिटार्डेड या स्लो लर्नर को देखो, मेंटली रिटार्डेड को लेते हैं यहाँ पे, इजीली समझ में आएगा कि उनसे कोई बात हम कहते हैं तो नॉर्मल बच्चे से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब हमने कुछ उससे कहा तो वो एकदम से रिएक्ट करेगा। और लेकिन मेंटली रिटार्डेड, आपने कहा सांप आ रहा है तो वो सोचेगा है ये क्या कह रहे हैं, अच्छा सांप आ रहा है, सांप हमें काट लेता है, काट सकते हैं, अब कहाँ से आ रहा है। तो जब वो देखेगा तब वो एक्टिव होगा और उस वर्क को करेगा। और नॉर्मली आप लोगों से कहा जाए कि सांप आ रहा है तो क्या होगा, आप एकदम से एक्टिव होगे, कहाँ से आ रहा है, कहाँ आ रहा है, और आप जो पॉसिबल सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को बचाने की और अपने दूसरों को जो आसपास के उन्हें बचाने की कोशिश करोगे। तो ये है फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग, है ना, जो हमारी फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। अब कुछ होता है साइकोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग। साइकोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग में यही, जैसे अभी मैंने साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स बताए कुछ कुछ, तो वो उन साइकोलॉजिकल वेरिएबल से रिलेटेड होता है कि जिस सिचुएशन में
किसी की डेथ हो गई है और वहाँ पे जाके यदि कोई व्यक्ति हंसता है तो वो क्या उसकी साइकोलॉजी सही है? नहीं, गलत है। इवन कई लोगों के साथ मिस हैपनिंग हो जाती है और कई लोगों को ऐसी बातें करते हुए सुना गया है कि जो वहाँ नहीं करनी चाहिए, तो हम क्या कहेंगे कि ये मानसिक रूप से बीमार है, मेंटल डिजीज़ है इनको। तो वो क्या है? वो है एक तरीके की साइकोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग है। तो कोई भी डिजीज़ का होने का मतलब है कि उसकी फिजियोलॉजी, उसकी बॉडी में होने वाली कोई डिसफंक्शनिंग या उसकी साइकोलॉजी में होने वाली कोई डिसफंक्शनिंग। अब आते हैं मीनिंग ऑफ हेल्थ में कुछ पॉजिटिव मैनर लिए गए हैं, वो नेगेटिव मैनर था। क्या नेगेटिव मैनर था? कि किसी डिजीज़ का ना होना, है ना, चाहे वो फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, तो वो हेल्थ है। अब यहाँ पे क्या ले रहे हैं? हेल्थ एंड वेल बीइंग इज बीइंग द रिजल्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल फैक्टर्स। जैसे यहाँ पे दिया है कि फिजिकल फैक्टर्स जब जुड़ जाते हैं, सोशल फैक्टर जुड़ जाते हैं, इंटेलेक्चुअल फैक्टर और इमोशनल फैक्टर जब ये पॉजिटिव मैनर में जुड़ जाते हैं तो एक हेल्थ एंड वेल बीइंग हमारे सामने आती है। ठीक है, कि जब मेरी फिजिकल फैक्टर्स फिट हैं, मेरी फिजिकल हेल्थ फिट है, मैं बहुत इंटेलेक्चुअल फैक्टर मेरे अच्छे हैं, मैं अच्छी हाई थिंकिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग है, इनोवेटिव हूँ, लोगों की फीलिंग्स को समझती हूँ, यानी कि इमोशनल फैक्टर्स अच्छे हैं, मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा है, दूसरों की फीलिंग कंडीशन को समझती हूँ, और इसके बिहाफ पर जो मेरे सोशल रिलेशनशिप हैं वो अच्छे बनते हैं, तो फाइनली क्या होगा? मेरी हेल्थ हर तरीके से अच्छी रहेगी। अच्छा, एक बात बताओ, जब आप बीमार हो, आपको बुखार आ रहा है, ठीक है, तब आप किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप तो बीमार हो, आप परेशान क्यों हो? आप क्यों फिजिकली हेल्दी नहीं हो? क्योंकि आपकी बॉडी फिट नहीं है, ठीक है। लेकिन बॉडी के फिट ना होने की वजह से क्या है? आपका आज पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्लास में ध्यान नहीं लग रहा है, टीचर की बात को सुन नहीं रहे हो, है ना, और टीचर जो क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है आप अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। तो ये सब क्या हो रहा है? इन सब एक्टिविटी का, यानी कि फिजिकल हेल्थ का इफेक्ट आपकी मेंटल हेल्थ में पड़ रहा है कि आप मेंटली स्टेबल नहीं हो, जिसकी वजह से आप कुछ चिड़चिड़े भी हो सकते हो, टीचर को ढंग से रिस्पॉन्स नहीं कर सकते हो, तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पा रहे हो, कोशिश कर रहे हो क्लास में बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ बैठने की, लेकिन नहीं बैठ पा रहे हो, तो आपके इमोशनल हेल्थ भी ख़राब होती जा रही है। अब इमोशनल हेल्थ ख़राब हो रही है और सामने टीचर देख रहा है कि ये बच्चा आज ध्यान नहीं लगा रहा, क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे रहा, ठीक है, तो अब टीचर ने क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर नहीं दिया, तो क्या होगा? आपकी सोशल हेल्थ भी बिगड़ेगी। तो इस तरीके से ये सारी हेल्थ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। हाँ, ये पॉजिटिव मैनर है कि यदि ये पॉजिटिव होंगी, ये तो मैंने नेगेटिव वाला एग्जांपल दे दिया, लेकिन यदि ये सब पॉजिटिव होंगी, आप फिजिकली फिट हो, बहुत आज एक्टिव हो, आपका ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, तो आप मेंटली भी बहुत खुश हो, आपके अंदर से पॉजिटिव इमोशन आएंगे। आपने देखा होगा ना, नॉर्मली जो आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसमें आप एक्टिव होकर आंसर देते हो, मैम प्लीज़ मैं दे दूँ, है ना, तो वो क्या है? वो इमोशनल फैक्टर अच्छे होंगे, उससे क्या होता है? सोशल रिलेशनशिप अच्छे बनते हैं, टीचर के ऊपर एक इम्पैक्ट जाता है कि हाँ, ये बच्चा बहुत एक्टिव है। आते हैं इसी के मीनिंग को और समझने के लिए, हेल्थ एंड वेलबींग कैन बी डिस्क्राइब एज द अचीवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्टेबिलिटी। ठीक है, क्या है हेल्थ? क्या है? इस फिजिकल फिटनेस को अचीव करना और इनको मेंटेन रखना, और ये फिजिकल फिटनेस प्लस इसमें मेंटल स्टेबिलिटी को। ये नहीं कि कई लोग होते हैं इंटरव्यू में एक्चुअली आपकी कंटेंट नॉलेज तो देखी ही जाती है, लेकिन आप लोग कहते होंगे कि एंट्रेंस एग्जाम हो गया तो कंटेंट नॉलेज तो वहाँ देख ली, तो वहाँ क्या देखा इंटरव्यू में एक्चुअली आपकी मेंटल स्टेबिलिटी, आपकी इमोशनल हेल्थ, इन्हीं को देखा जाता है कि आप टिपिकल या कंट्रोवर्सी वाले सिचुएशन में कैसे उसको हैंडल कर पाओगे, कितना स्टेबल रख सकते हो अपने आप माइंड को। दिस इज अ पॉजिटिव डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग, the ability to adapt and self-manage in the face of social, physical and emotional challenges। ये कुछ और फैक्टर्स है जो कि हमारी फिजिकल हेल्थ को, हमारी पूरी हेल्थ को, एक तरीके से हेल्थ एजुकेशन को अफेक्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग एक WHO ने दी हुई डेफिनेशन है, वो है
कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट merely the absence of disease और infirmity। ये हम पहले कर चुके हैं, हमें अच्छे से समझ में आ गई है कि कोई भी डिजीज़ नहीं हो, और वो डिजीज़ किस तरीके की नहीं हो, जो कि हमारे फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग की स्टेट जब होती है तब हम उसे क्या कहते हैं। अब आता है मीनिंग ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू वेरियस वेज। एनाटोमिस्ट क्या कहते हैं? एनाटोमिस्ट होते हैं शरीर संरचना विज्ञान, यानी कि पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर में नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है ना, यानी कि बॉडी की संरचना में यदि कोई डिफेक्ट होता है तब उसमें वो बॉडी की हेल्थ पे इफेक्ट डालता है ना। जैसे कभी कभी बॉडी के स्ट्रक्चर में होता है कोई ऑर्गन प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ। इवन कई लोगों के बॉडी में तो इवन जैसे नॉर्मली 2 किडनी होती है, 1 किडनी ही नहीं होती, तो वो भी है ना टॉमिस्ट के अकॉर्डिंग अनहेल्दी पर्सन कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है फिजियोलॉजिस्ट। फिजियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि जब बॉडी नॉर्मली फंक्शन नहीं करती है, ठीक है, तो वो अनहेल्दी है। पैथोलॉजिस्ट यानी कि चिकित्सा विज्ञान, कि जब नॉर्मल सेलुलर मेकअप नहीं होता है ना। नॉर्मल सेलुलर, आपको ये पता ही है कि एक बॉडी जो है वो सेल्स से मिलके बनी है, तो जब ये सेल्स नॉर्मली बॉडी को नहीं फॉर्म करते हैं है ना, जहाँ जैसे सेल होने चाहिए, जहाँ जैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए वैसा नहीं होता। जो आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जो कुछ लोग बहुत ज़्यादा पतले होते हैं या बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी नॉर्मल सेलुलर मेकअप ना होने की वजह से ही ऐसा है, और ये उनकी सेल की नेचर की वजह से भी कई बार हो सकता है, तो वो भी हेल्थ पे इफेक्ट करता है। अब है जेनेटिस्ट। जेनेटिस्ट क्या कहते हैं कि इट मीन्स अ करेक्ट एग्जिस्टेंस जेनेटिक पोटेंशियल। कई बीमारियां ऐसी होती हैं, आप लोगों ने बहुत नॉर्मली ये डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के लिए सुना होगा कि ये तो जेनेटिक बीमारी है, जेनेटिक है ना। तो ये क्या है, जेनेटिक का मीनिंग है कि ऐसी जेनेटिक एक्टिविटीज़, ऐसी बॉडी में होने वाली फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो रहे हैं और जिसे हम एक डिज़ीज़ में, एक डिसफंक्शनिंग की कैटेगरी में रखते हैं, जिसकी वजह से हेल्थ एक्टिविटीज़ इन सब पे इफेक्ट पड़ता है। एक्चुअली आपने कभी डायबिटिक पर्सन से बात करी, वो एक वीकनेस फील करता है अपनी बॉडी में, अपनी एक्टिविटी में। ऐसे ब्लड प्रेशर हाई वाले या लो वाले व्यक्ति क्या होते हैं, वो जल्दी घबराहट महसूस करते हैं, उनके पल्स ऊपर नीचे चले जाती है। तो ये सब क्या है, ये जेनेटिक फैक्टर्स जो होते हैं ये भी हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। अब है साइकेट्रिस्ट। ये साइकेट्रिस्ट के अकॉर्डिंग हेल्दी पर्सन कौन है? इट मीन अ वेल एडजस्टेड एंड अ बैलेंस्ड पर्सनालिटी इज अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, जो वेल एडजस्टेड हो और बैलेंस्ड पर्सनालिटी हो। ये मेनली एक देखो, जो फिजिकल हेल्थ है वो तो बेसिक है किसी भी चीज़ की हो। मैं पॉजिटिव थिंकिंग तभी ला सकती हूँ अपने माइंड में जब मैं फिजिकली फिट हूँ। मैं एडजस्ट तभी हो सकती हूँ जब मैं फिजिकली फिट हूँ। ठीक है, यदि मैं कहीं पे जा रही हूँ, मेरे को बहुत तेज बुखार आ रहा है, तो इस सिचुएशन में मैं एडजस्ट, और वहाँ शादी पार्टी कुछ प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं वहाँ के माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर पाऊँगी? नहीं, क्योंकि मेरे को तो फीवर है, तो मैं वहाँ दिमाग ही नहीं लगा पाऊँगी। तो फिज़िकल हेल्थ तो बेसिक चीज़ है, लेकिन साइकेट्रिस्ट क्या कहते हैं कि फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर क्या, कि मेरी पर्सनालिटी, मेरा एडजस्टमेंट, ये जब अच्छा है तब मैं क्या कहूँगी होंगी, तब मैं एक हेल्दी पर्सन होंगी। क्यों? क्योंकि ये सिंबल है मेरी मेंटल हेल्थ अच्छे होने का, मेरे इमोशनल हेल्थ अच्छे होने का, मेरे सोशल हेल्थ अच्छे होने का, कल्चरल और स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छे होने का, जिसे अभी हम पढ़ेंगे कि क्या कंपोनेंट है। यानी कि वो सारे कंपोनेंट जब अच्छे होंगे तभी मैं किसी सिचुएशन में अच्छे से एडजस्ट हो सकती हूँ और बैलेंस्ड पर्सनालिटी शो करती हूँ।
और फिज़िकल हेल्थ लेकिन बेसिक है। और मेनली जितने भी हमारे डॉक्टर्स होते हैं, फिजियोलॉजी है, जेनेटिक्स हैं, ये सब फिज़िकल हेल्थ में की ही बात करते हैं। अब क्लिनिकल तौर पे हम क्या देख सकते हैं, इट मीन्स टू एबनॉर्मेलिटी इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी, है ना, कि यदि किसी बॉडी के स्ट्रक्चर में और उसकी फंक्शनिंग में, देखो एनाटॉमिस्ट अभी तक केवल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, उन्होंने फंक्शनिंग की बात नहीं करी थी, फंक्शनिंग की बात ये फिजियोलॉजिस्ट बोल रहे थे, अब इन दोनों को मिला दिया, है ना। और ये क्लिनिकल तौर पर, यानी कि क्लिनिकल कौन हो गया, हमारे डॉक्टर्स हो गए, है ना। क्लिनिकल तौर पर वो व्यक्ति हेल्दी है जिसकी बॉडी का स्ट्रक्चर परफेक्ट है और प्लस उसकी फंक्शनिंग परफेक्ट है, तब वो हेल्दी है। लेकिन ये एक हमारी साइकोलॉजिकल डेफिनेशन में देखा जाए तो ये केवल फिजिकल हेल्थ की बात कर रहे हैं हम, लेकिन इसमें और जोड़ देते हैं कि यदि हम क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में सारी हेल्थ लेके चलें और प्लस साइकोलॉजिकली उसको भी उसमें जोड़ दें तो ये क्या बन जाती है, ये टोटल हेल्थ बन। 3 types of definition of health. हेल्थ इज़ द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज़ और इम्पेयर्डनेस, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कोई भी इम्पेयर्ड, जैसे हमने मेंटली इम्पेयर्ड, विजुअल इम्पेयर्ड, हेयरिंग इम्पेयर्ड, है ना, कई तरीके के बच्चे होते हैं ना कि जिन्हें सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, और जो मानसिक रूप से थोड़े मंद है, वो सब बालक इसके अंदर आ जाते हैं, उन्हीं के से रिलेटेड डिजीज़ हैं, और नहीं है तो वो हेल्दी है, और हैं तो वो अनहेल्दी है। सेकंड क्या है, हेल्थ इज़ अ स्टेट दैट अलाउ द इंडिविजुअल टू adequately cope with all demands of daily life, है ना, यानी कि वो जितनी पूरी उसकी दिनचर्या की जितनी भी डिमांड्स हैं, यदि वो है उसकी बॉडी उसको फुलफिल कर पा रही है, तब हम क्या कहेंगे कि वो हेल्दी है। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ बैलेंस, यह भी हम कर चुके, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। आपने ये इसकी प्याजे की थ्योरी पढ़ी होगी, उसने क्या है, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम, यानी कि जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो इक्विलिब्रियम की स्टेज में आने के लिए करते हैं। इक्विलिब्रियम का मीनिंग है स्टेबल होने के, बैलेंस होने की, सेटिस्फाई होने के लिए करते हैं। तो एक्चुअली हेल्थ भी क्या है, एक स्टेट है किसकी, बैलेंस की, है ना। वो बैलेंस मेंटल भी होगा, इमोशनल, सोशल, कल्चरल, स्पिरिचुअल और फिजिकल तो बेसिक है ना, वो तो प्राइमरी नीड है। तब हम इक्विलिब्रियम की स्टेट में आएंगे, दैट एन इंडिविजुअल हैज़ एस्टेब्लिश्ड विद इन हिमसेल्फ एंड बिटवीन हिमसेल्फ एंड सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब आया कुछ बायो साइको सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ। देखो इसमें 3 टर्म जुड़ रहे हैं, बायो यानी कि जो अभी तक हम फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, साइको यानी कि जो साइकोलॉजी की बात करी, जितनी भी साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स थे हमारे, और जब इसमें सोशलॉजी भी जुड़ जाती है, सोशल रिलेशनशिप हो जाते हैं, है ना, तब उस मॉडल, वो मॉडल क्या है हेल्थ का, उसको पढ़ते हैं हम। देखो ये क्या कह रहा है, बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स मिलकर बॉडी को बना रहे हैं, जिसको हम अभी डॉक्टरी लैंग्वेज में, क्लिनिकल लैंग्वेज में कह रहे थे ना कि बॉडी का स्ट्रक्चर प्रॉपर हो और प्लस उसकी फंक्शनिंग अच्छी हो, फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग अच्छी हो, कि डाइजेशन ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सब अपना फंक्शन बिल्कुल सही कर रहे हैं, तब हम क्या कह रहे हैं कि ये फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग अच्छी है। फिर उसके बाद आता है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या, जितनी भी मेंटल हेल्थ अच्छी है, उसकी पॉजिटिव हायर ऑर्डर थिंकिंग है, पॉजिटिव थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं आती, वेल एडजस्टेड है ना, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में अपने आप को स्टेबल रखता है। इमोशनल फैक्टर्स भी इसके अंदर जुड़ जाएंगे, है ना, और दूसरों को एक्सेप्ट करता है, दूसरों को सुनने की कोशिश करता है। इसके साथ में सोशल फैक्टर, सबसे अच्छे रिलेशनशिप बनाता है, कोऑर्डिनेशन करता है सबसे, अपनी यदि कोई फिजिकली ओवरफिट है ना, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो ऐसा नहीं है कि आप खुद डोमिनेंट हो जाता है ना, और दूसरे की बात को भी समझता है। यदि वो मेंटली बिल्कुल जीनियस है तो भी दूसरों को रेस्पेक्ट देता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जीनियस का मतलब हो गया कि वो हर फील्ड में जीनियस हो। जीनियस हो सकता है साइंस में हो, साइंस के किसी पर्टिकुलर टॉपिक में हो,
है ना। हर सब्जेक्ट में तो हर व्यक्ति का जीनियस होना ज़रूरी नहीं है, तो लेकिन इतनी अच्छी बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होने के बाद भी वो सोसाइटी के लोगों को रेस्पेक्ट देता है, उनसे अच्छी रिलेशनशिप बनाता है, तब हम कहेंगे ये सब मिलाकर हेल्थ अच्छी है। आपने देखा होगा जो कभी कभी क्लास में कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, तो क्या हम ये मान के चलते हैं उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं कि वो हर चीज़ में अच्छे हैं, वो हर तरीके की उनकी हेल्थ अच्छी है? नहीं। यदि वो उनके रिलेशनशिप के ख़राब हैं तो आप उससे उनसे बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो क्या उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात का कि कोई उनसे क्लास में नहीं बोलता? नहीं, उनकी हेल्थ पर इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है कि वो होशियार है लेकिन उनसे कोई बोलता नहीं है, उनके सोशल रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, तो यानी कि उसकी वजह से उनकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो ये सारे फैक्टर हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं और वो बनता है बायो साइको सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ है। यही बायोमेडिकल कंसेप्ट क्या कह रहा है? एब्सेंस ऑफ डिजीज़ कह रहा है। कई सारी ये मेजर जो प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड, जैसे मैल न्यूट्रिशन है ना, और अलग क्रोनिक डिजीज़ हो जाती हैं। आजकल तो ये चल रहा है आपका कोरोना, तो ये भी क्या है? ये सब क्रोनिक डिजीज़ है। ये सब डिजीज़ से है या नहीं, और इनसे लड़ने की पावर, जो आजकल एक कोरोना के बारे में बात हो रही है कि अपनी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाओ, तो ये क्या है? ये एक बायोमेडिकल एनवायरनमेंट, बायोमेडिकल कैपेबिलिटी, पोटेंशियलिटी अपनी बॉडी की, उसी को बढ़ाने की बात हो रही है। जब अपनी इम्यूनिटी बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली वो जो पर्सन होता है वो किसी भी सिचुएशन से, बाहर की किसी भी एनवायरनमेंट से अपने आप को कोप अप कर सकता है। फिर है इकोलॉजिकल कंसेप्ट में है कि वो इक्विलिब्रियम की स्टेज में आ जाए, डायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेज में आ जाए। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेज में आने के मतलब है कि अपने अंदर के एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करना, उसके साथ संतुलन की अवस्था में बैठा के रखना। फिर है डिजीज़ मेल एडजस्टमेंट। ये मेल एडजस्टमेंट तो बहुत बड़ी चीज़ है। कई बार आप लोग नई क्लास में आते हो तो एडजस्ट नहीं हो पाते, नए सिचुएशन में जाते हो तो एडजस्ट नहीं हो पाते हो, नई कहीं जॉब करने गए तो एडजस्ट नहीं हो पाते हो। तो ये सब क्या है? एडजस्ट होने की पावर है ना। एडजस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि हर तरीके से अपने आप को दबा लेना। एडजस्ट होने का मतलब है कहीं अपने आप को चेंज करना तो कहीं एनवायरनमेंट को चेंज करना। एनवायरनमेंट में आपका नॉन लिविंग और लिविंग एनवायरनमेंट दोनों चीज़ें आएंगी। इसके बाद क्या आता है? साइकोलॉजिकल कंसेप्ट में उसकी साइकोलॉजी, कल्चर, इकोनॉमिक, पॉलिटिक और होलिस्टिक कंसेप्ट में तो आ गया पूरी सोसाइटी, और सोसाइटी में जितनी भी ये चीज़ें हैं, जितनी फिजिकल और जितनी भी हेल्थ हमने पढ़ी, ये सब इंक्लूडेड हैं। और सोसाइटी में एक चीज़ और हो जाती है उसकी, देखो हमने सोसाइटी की प्राइमरी यूनिट क्या होती है? फैमिली। तो फैमिली सोसाइटी इफेक्ट करती हैं। अब आते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्थ इज एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड टू सेल्फ मैनेज, है ना। किसी चीज़ को अडॉप्ट करना और अपने आप को मैनेज करना, जो अभी तक हम एडजस्टमेंट की बात कर रहे थे, है ना। मीनिंग ऑफ वेलनेस एजुकेशन, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। बिल्कुल, हेल्थ का मतलब देखो, फिजिकल हेल्थ के लिए तो हम क्या कर सकते हैं कि खाएंगे अच्छा, है ना, अच्छी हाइजीन सैनिटेशन के साथ रहेंगे, ये भी क्वालिटी ऑफ लाइफ का ही सिंबल है, तो हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी हो जाएगी। और यदि हम अच्छी सोच रखेंगे, अच्छी थिंकिंग रखेंगे, पॉजिटिव रिलेशनशिप रखेंगे, गुड इमोशंस रखेंगे, तो भी क्वालिटी लाइफ इम्प्रूव होगी। तो यानी कि अल्टीमेट यदि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हर तरह की हेल्थ को पॉजिटिव मैनर में लेके जाएं। अब है हेल्थ इज़ unrealistic because it leaves most of us unhealthy most of the time। बिल्कुल, आप अभी भी अपनी सिचुएशन को अकेले में बैठो और सोचो, चलो आप फिजिकली फिट हो, माना कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आप हर तरीके से फिजिकली फिट हो, कहीं आपके कोई पेन नहीं हो रहा, नॉर्मली ऐसा भी नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा होता है, लेकिन माना चलो, लेकिन आप बैठ के देखो, क्या आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग नहीं आती? क्या आपके इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, आपको कभी कभी ऐसा फील नहीं होता कि आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है? आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस नहीं आते?
क्या आपके सबसे सोसाइटी में रिलेशंस अच्छे हैं? क्या आपका कल्चर, आप जो कस्टम ट्रेडिशन है उनको हर अच्छी तरीके से हर सिचुएशन में मानते हो? क्या आप उस सुप्रीम बीइंग जिस पे बहुत विश्वास करते हो हमेशा विश्वास करते हो? नहीं ना। तो ये अनरियलिस्टिक कंसेप्ट है। एक्चुअली ये पूरी तरह से रियलिस्टिक नहीं है, कभी कभी हर व्यक्ति में वैरी करता है ना। लेकिन हम कोशिश के साथ में इसे पॉजिटिव सेंस की तरफ ज़्यादा ले जा सकते हैं। वैल्यूड बिहेवियर, बिल्कुल, यदि हम हेल्दी हैं तो हमारा व्यवहार जो होगा वो मूल्यवान होगा। मेंटली सेटिस्फाइड होंगे, है ना। इमोशनल कंट्रोल होगा हमारे बिहेवियर पर, हम जल्दी गुस्सा नहीं करेंगे, अपने इमोशंस को खोएंगे नहीं। आजकल के लोगों में थोड़ा सा इमोशनल कंट्रोल की प्रॉब्लम है ना। कितना पेशेंस खो देते हैं, और ना इस पेशेंस के ना होने की वजह से ही कितने रोड एक्सीडेंट देखो इन्हीं की वजह से होते हैं। एडजस्टेबल बिहेवियर, सेकुलरिस्ट बिहेवियर, हर धर्म को सामान मांगेंगे, धर्मनिरपेक्षता आएगी, है ना, वो भी हेल्थ का ही सिंबल है। अब है स्पिरिचुअलिस्टिक, विश्वास करना, स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करना। अब आता है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन इज अ टाइप ऑफ एजुकेशन डिजाइन फॉर इंडिविजुअल और द पब्लिक एट लार्ज टू गेन द knowledge, skill, value, attitudes necessary to promote, maintain, improve, restore their or another person health, है ना। तो हेल्थ एजुकेशन क्या है? एक ऐसी है एजुकेशन जिसमें हमारी हेल्थ को, अब देखो कितनी तरीके की हेल्थ हमने पढ़ ली, तो हमारी सब तरीके की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हमें नॉलेज दी जाती है, स्किल्स, कौशल सिखाए जाते हैं, वैल्यू दी जाती हैं, एटीट्यूड हमारे अंदर डेवलप करा जाता है ताकि हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें, उसे मेंटेन रख सकें, उसे प्रमोट कर सकें और सदा ऐसा काम आगे तक बढ़ाकर रख सकें, है ना। तो ये एक एजुकेशनल प्रोसेस है। क्या? हेल्थ एजुकेशन एक एजुकेशनल प्रोसेस है। किसका? नॉलेज देने का। किसके संबंध में? हेल्थ के संबंध में। अब कुछ डेफिनेशन और दी हुई है हेल्थ एजुकेशन की। हेल्थ एजुकेशन इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस designed to help individual and community improve their health by increasing their knowledge or influencing their attitude. Definition है, health education is a continuous process which we should follow each and every step of life. बिल्कुल हर स्टेप पे हमें यूज़ करना है। ये कोरोना जब से आया है तब से ही हमें हाइजीन की बात नहीं करनी, क्योंकि हाइजीन हेल्थ पे बहुत इफेक्ट डालती है। ये तो हमारे इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कस्टम में बहुत टाइम पहले से ही कहा जाता है कि बाहर की हर चीज़, बाहर से आए हैं तो अपने कपड़े चेंज करें, बाहर के शूज़ बाहर ही रिमूव करें, है ना, हैंड वॉश करें, कुछ चीज़ तब तक टच नहीं करो जब तक हैंड वॉश नहीं कर लो। इवन पहले तो ट्रेडिशन में ये कहा जाता कि था कि कोई भी टाइम हो, कोई सा भी वेदर चल रहा हो, आपको आके नहाना है, तो ये क्या है? सारे जर्म्स को रिमूव करना, जो अब हम कोरोना के टाइम पे फॉलो करें। एक वो हैंड शेक नहीं करना है, नमस्कार करना है, तो ये सब क्या है? ये सब हाइजीन और हेल्थ से रिलेटेड है। हेल्थ एजुकेशन इज कंसर्न विद द एस्टेब्लिशिंग changing knowledge, attitude and behavior of individual for healthier life. Health education help people to achieve good health through their own efforts. बिल्कुल खुद के efforts से ही होगा, है ना। यदि आप कोरोना के टाइम पे भी कहीं बाहर जा रहे हैं तो खुद के efforts करेंगे तभी precautions रख सकते हैं, और precautions better than cure, है ना। तो precaution ही सबसे बड़ा अच्छा तरीका नहीं है कोरोना से भी बचने का। कुछ प्रिंसिपल्स और हैं हेल्थ एजुकेशन के कि हमें इंटरेस्ट आना चाहिए, इस तरीके की एजुकेशन दें ताकि बच्चे मोटिवेट हों अपनी हेल्थ को अच्छी करने के लिए। मोटिवेशन है, कॉम्प्रिहेंशन है, रीइंफोर्समेंट दिया जाए, जो अच्छा काम कर रहा है उसको प्रेज दी जाए, तभी वो आगे जाके उसे कंटिन्यू रखेगा। लर्निंग बाय डूइंग हो, जो भी काम कर रहे हो वो खुद करें, नोन टू अननोन दिया जाए, है ना, एग्जाम्पल्स दिए जाएँ और अच्छे रिलेशनशिप डेवलप किए जाएं ताकि वो आपकी बात को एक्सेप्ट करे, फीडबैक दिया जाए, कम्युनिटी लीडर्स बनाए जाएं, है ना, सॉइल सीड और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी।
क्रेडिबिलिटी दी जाए और उनको प्रेज़ दिया जाए, है ना, उनका इंटरेस्ट जगाया जाए। इसी के लिए टीचर का सबसे बड़ा रोल है कि वो अपने स्टूडेंट्स की, अपनी कम्युनिटी के लोगों की हेल्थ को अच्छा बनाने में पूरा योगदान दे। अब आप लोगों को हेल्थ एजुकेशन समझ में